नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट नाइल वायरस के बारे में, इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में, ट्रांसमिशन, होस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सी बीमारियां खबरों में रहती हैं और जो खबरों में रहती हैं उनसे सवाल आता ही आता है। वेस्ट नाइल वायरस भी कई बार आपके खबरों में रहती है, इसलिए करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से हमें इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको जानना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इसीलिए हम वेस्ट नाइल वायरस को विस्तार पूर्वक कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, वेस्ट नाइल वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे ये है, ये होता है डबल स्टैंडर्ड, दो हैं, एक स्टैंड है, दूसरा स्टैंड, डबल स्टैंडर्ड। जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो इस प्रकार का होगा, सिंगल स्टैंडर्ड है। फिर आता है आरएनए वायरस। दो तरीके के वायरस होंगे, एक में जिसमें अगर डीएनए पाया जाएगा तो डीएनए वायरस, आरएनए होगा तो आरएनए वायरस। तो वेस्ट नाइल वायरस कौन सा है? सिंगल स्टैंडर्ड है, यानी इसमें एक स्टैंड है और आरएनए वायरस है। अब ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग वेस्ट नाइल फीवर। तो इससे जो फीवर होता है, बुखार होता है, उसको हम बोलते हैं वेस्ट नाइल फीवर। इसके जो सिम्टम्स हैं उसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब ये जो वायरस है ये बिलोंग करता है फ्लैविविरिडे फैमिली को, फ्लैवी वायरस जीनस के अंडर जो आती है। जीनस और फैमिलीज आपको इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े अगर फूटी किस्मत और आ जाए तो मैं बोलता नहीं, अदरवाइज इतना याद रखना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रख सकते हैं तो रख लो। फ्लैविविरिडे फैमिली, फ्लैवी वायरस जीनस। सबसे पहले वेस्ट नाइल वायरस को ह्यूमन बींग्स में 1937 में डिस्कवर किया गया था युगांडा में। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, 1937 में इसको सबसे पहले युगांडा में ह्यूमन बींग्स में पाया गया था ये, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर ये दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचता गया। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो देखिए, इसकी जो ट्रांसमिशन है प्राइमरीली वो होती है मॉस्किटो, मच्छर के द्वारा, जिसकी स्पीसीज है कुलेक्स। तो मच्छरों में भी अलग अलग स्पीसीज होती है, जो कुलेक्स स्पीसीज है उसके द्वारा इसकी ट्रांसमिशन होती है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो होते हैं बर्ड्स। तो ये बर्ड्स में पाए जाते हैं। बर्ड्स को मच्छर काटेंगे, मच्छरों में आ गया, फिर मच्छर आगे अगर किसी बर्ड को काटे तो बर्ड में चल जाएगा, अगर ह्यूमंस को काटे तो ह्यूमंस में चल जाएगा। प्राइमरी होस्ट इसका क्या होता है? बर्ड्स होते हैं। सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ह्यूमंस में, युगांडा में। और किस स्पीसीज के? मॉस्किटो के द्वारा इसकी ट्रांसमिशन होती है, कुलेक्स। अगर हम इसके ट्रांसमिशन साइकिल की बात करें, सबसे पहले ये है वायरस, ऐसा दिखता है वेस्ट नाइल वायरस जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। इस बर्ड में मान लो ये वायरस है, मॉस्किटो ने इस बर्ड को काटा, इसके अंदर चला गया, अब इसने इस बर्ड को काटा, ये इसके अंदर चले गया। ये है इसकी ट्रांसमिशन साइकिल, बर्ड मॉस्किटो बर्ड, बर्ड मॉस्किटो ह्यूमंस। इस प्रकार से इसकी ट्रांसमिशन साइकिल होती है। ह्यूमंस को भी जब ये मॉस्किटो काटेगा, बाइट करेगा, तो मॉस्किटो से ये ह्यूमंस में चल जाएगा। मान लो ये बर्ड है, इसके अंदर आपके पास ये वायरस है, इसको मॉस्किटो ने काटा, अब इसी मॉस्किटो के अंदर ये वायरस चला गया, इसने ह्यूमन बींग्स को काटा, तो ये जो वायरस है ये कहाँ चल जाएगा? ह्यूमन बींग्स के अंदर चल जाएगा। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है। अब ये जो बीमारी है ये कंटेजियस नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये बीमारी नहीं होगी। जैसे कि एक वायरस आता है रीनो वायरस। अब मुख्यतः जब आपको खांसी जुकाम होता है ना, तो इसी वायरस से होता है। तो बोलते हैं कि 6-7 दिन जो है आप थोड़ा सा आराम करो, गरम पानी पियो, ठीक हो जाओगे। कई लोग आपको बोलता है और ठीक हो भी जाते हैं, क्योंकि जो रीनो वायरस है उसका लाइफ स्पैन ही 7-8 दिन होता है। 7-8 दिन में वो खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बड़े ज्यादा आपको लगे कि बड़ी गले दर्द होगी, बड़ी खांसी हो रही है, तो आप दवाइयां भी ले सकते हैं। तो ये जो रीनो वायरस होता है ये कंटेजियस होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि किसी को खांसी जुकाम है तो उसके नजदीक मत जाओ, ये बीमारी आपको भी लग जाएगी, क्योंकि ये कंटेजियस है। लेकिन जो वेस्ट नाइल वायरस है वो कंटेजियस नहीं है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि एक मॉस्किटो है, इसने इसको काट लिया, इसको काट लिया, बीमारी हो गई, वो एक अलग चीज है। कंटेजियस ये नहीं है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसको ये अफेक्ट कर सकता है, तो देखिए मैमल्स की 30 ऐसी स्पीसीज हैं, 30 मेमेलियन स्पीसीज हैं जिन्हें ये अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को या बर्ड्स को ही करता है। 30 मैमल्स, मैमल्स का क्या मतलब होता है? जैसे ह्यूमन बींग्स भी क्या है? मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव जिसे बोलते हैं। तो 30 टाइप ऑफ जो अलग अलग स्पीसीज हैं स्तनधारी जीवों की, उन्हें ये इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कि ह्यूमंस, हॉर्सेस, कैट्स, डॉग्स, ये ऐसी मेजर स्पीसीज हैं जिनको ये सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन चारों को ही करता है, ये तो मेजर स्पीसीज हैं। ह्यूमंस हैं, हॉर्सेस घोड़े, कैट्स बिल्लियां और डॉग्स कुत्ते। लेकिन 30 मेमेलियन स्पीसीज हैं जिनको ये इन्फेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ ये तो बात होगी मैमल्स की, ये रेप्टाइल्स को और एम्फीबियंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। रेप्टाइल्स जो रेंगते हुए जीव होते हैं जैसे कि स्नेक, फिर एम्फीबियंस वैसे
जो पानी में भी रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह लेते हैं, यानी जो टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी रह लेते हैं और एक्वाटिक वाटर में भी रह लेते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को भी इन्फेक्ट करता है, सिर्फ मैमल्स को या बर्ड्स को नहीं करता है। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, इन सबको ये इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें वेस्ट नाइल फीवर की, तो वेस्ट नाइल फीवर जो है ये एक डिजीज है जिसे कॉज करते हैं इन्फेक्शन बाय वेस्ट नाइल वायरस, जिसको हम देख रहे हैं मॉस्किटो जैसे ही ह्यूमन बींग्स को या जो हमने स्पीसीज देखी उनको काटेगा, बाइट करेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर वायरस चले गया, फिर वो मल्टीप्लाई होगा, बीमारी कॉज करेगा वेस्ट नाइल फीवर। अब ये जो ह्यूमंस हैं इनमें एक तो हो गया कि फीवर कॉज होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ और चीजें भी रिजल्ट करता है, यानी फीवर के साथ साथ वोमिटिंग, रैशेस, फीवर और हेडेक, ये चीजें भी ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती हैं। अब देखो इस वेस्ट नाइल फीवर की प्रॉब्लम क्या है, या इस वेस्ट नाइल वायरस के द्वारा जो डिजीज हो रही है उसकी दिक्कत क्या है। उसकी दिक्कत यह है कि 80% केसेस में हमें सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता, मात्र 20% केसेस में ही सिम्टम्स का पता चलता है। तो अराउंड 20% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे सिम्टम्स को नोटिस किया जाता है, 80% में नोटिस ही नहीं किया जाता। अगर हम बात करें इसके नेचुरल होस्ट की, तो बर्ड्स और मॉस्किटोज ये इसके नेचुरल होस्ट होते हैं वेस्ट नाइल वायरस के, लेकिन जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन सा होता है, बर्ड्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे दो बर्ड्स की स्पीसीज हैं, अमेरिकन क्रो और ब्लू जे। अमेरिकन क्रो और ब्लू जे ये इस वायरस को इस वायरस के द्वारा हुई इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। नॉर्मली मैंने बताया आपको 30 मेम्बर स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, इसके साथ साथ एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं। कुछ जो हैं वो इसको मतलब रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि बच सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे मर ही जाएंगे। लेकिन दो ऐसी स्पीसीज हैं बर्ड्स की, अमेरिकन क्रो और ब्लू जे, अगर ये वायरस उनके अंदर चला गया तो ये मर जाएंगे, ये इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 80% केसेस में सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता है, 20% केसेस में इसके सिम्टम का पता चलता है। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, फीवर है, रैशेज है, हेडेक है, स्टिफनेस है, फटीग है, कुछ करने का मन नहीं करना है, ऐसे पड़े रहे मन करता है, कुछ करने का मन ना करे, कुछ चले ना, कुछ ना करें, एकदम थकावट हो जाती है, डायरिया है, म्यालगिया है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पे देखो 1% ऐसे केस होते हैं जहां पे बड़े ही कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। 1% केसेस में बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, जैसे एंसेफेलाइटिस, मेनिंगाइटिस, देन उसके साथ आता है नेक स्टिफनेस, सीजर्स, कंफ्यूजन एक्सेट्रा। 1% केसेस में, मेजोरिटी में हमने आपको बताया 80 में तो पता ही नहीं चल रहा है, 20 में मैंने आपको जो पिछले स्लाइड में बताई सिम्टम्स वो होती हैं। 1% ऐसे होंगे जिनको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, एंसेफेलाइटिस, मेनिंगाइटिस, स्टिफनेस, सीजर्स एंड कंफ्यूजन्स। 10% जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको रिस्क होता है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वेस्ट नाइल वायरस की, उसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। 80 में पता नहीं चला, 20 में सिम्टम्स आ गए, 1% जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई, 10% जो है उनकी डेथ इसमें हो सकती है। अगर हम इसकी रिकवरी की बात करें तो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने जो है वो इसकी रिकवरी में लगते हैं, डिपेंड करता है कि जो बीमारी है वो कितनी सीवर है। सीवर का मतलब होता है तीव्रता, तो कितनी तीव्र जो बीमारी है वो हुई है। अब इसका जो रिकवरी टाइम है वो डिपेंड करता है सीवरिटी, यानी कितनी तीव्रता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दो तरीके के केस होंगे, एक होगा माइल्ड, एक हो गए कॉम्प्लिकेटेड। माइल्ड यानी बहुत ही माइल्ड, बहुत ही इतनी ज्यादा सीवर नहीं है, काफी कम सीवर इन्फेक्शन हुई है, तो उस केस में रिकवरी के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 से 6 दिन। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि एंसेफेलाइटिस है, मेनिंगाइटिस है जो हमने पीछे देखी, तो उसमें जो रिकवरी टाइम है वो कितना होगा, कुछ हफ्तों से लेके तो महीनों तक का समय लग जाएगा उसकी रिकवरी के लिए। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। सबसे पहले बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ। देखिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक मॉस्किटो है, ये एक बर्ड है। मॉस्किटो ने सबसे पहले बर्ड को बाइट किया, अब इसने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया। ध्यान से सुनिए, इसने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गया वायरस। अब ये वायरस मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बीमारी कॉज करेगा। जब बीमारी होगी तब इसके सिम्टम्स आने लगेंगे। यहां पे बाइट किया, यहां पे सिम्टम्स है, इसके बीच का जो समय है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी जब आपको मॉस्किटो ने बाइट किया और फिर उसके अंदर जब आपके बॉडी में सिम्टम्स आने लगे उस बीमारी के, तो बाइट से लेके सिम्टम तक के बीच का जो समय है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, पहली चीज। अब ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये हर वायरस के लिए
अपना अलग अलग होता है, हर वायरस का अपना अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो जो वेस्ट नाइल वायरस है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 4 से 10 दिन, 4 to 10 डेज। यानी आज अगर बाइट करता है मॉस्किटो तो 4 से 10 दिन के बीच में, या 4 से 10 दिन लगेंगे उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने को। तो ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड रेफर टू द टाइम बिटवीन बाइटिंग एंड सिम्टम्स टू अकर। बाइट किया और सिम्टम्स उनके बीच में का जो समय है उसे हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। सिंपल सी बात है, किसके द्वारा कॉज हो रहा है? वायरस के द्वारा, लेकिन जो ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा हो रही है? मॉस्किटो के द्वारा। मॉस्किटो अगर काटे ही ना तो बीमारी नहीं होगी, तो फिर आपको ऐसा करना है कि मॉस्किटो काटे ना या मॉस्किटो आपके आसपास हो ही ना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, बरसात के मौसम में सबसे ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि जैसे स्टैंडिंग वाटर है, तो ध्यान रखें अपने आसपास कोई भी स्टैंडिंग वाटर ना हो, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर जो होता है वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है किसका? मच्छरों का। वहां पे सबसे ज्यादा जो मच्छर हैं वो ब्रीड करते हैं। तो जब आप स्टैंडिंग वाटर को कहीं पर भी रहने नहीं दोगे, वाटर को कहीं पर भी स्टैंड नहीं होने दोगे, तो फिर वो ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, तो मच्छर जो है वो ज्यादा ब्रीड नहीं करेंगे, वहां पे आपके आसपास मच्छर नहीं होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अब कई बार हमारे यहाँ पे गर्मियों में कई गांव देहात में जो लोग हैं वो बोलते हैं चलो आंगन में सोते हैं या छत पे सोते हैं, तो मच्छर काट सकते हैं, तो क्या करो, नेट का यूज करो ताकि वहां पे मच्छर ना काटे। छोटे बच्चे बोलते हैं कि यार घर के बाहर हमने खेलने खूलने जाना है, तो क्या करें, तो कुछ क्रीमें होती हैं जैसे ओडोमास हो गया या ऐसी क्रीमें होती हैं वो अपने शरीर में लगाएं ताकि मच्छर ना काटे, या फिर पूरे कपड़े पहने फुल, है ना। जैसे कोई भी अगर आपका जैसे टांगे होंगी, बाजुएं होंगी, टी शर्ट वगैरह ना पहने ताकि मच्छर ना काटे। ऐसी जगह में अगर कहीं जाना है जहाँ पे ज़्यादा मच्छर हैं तो फिर ऐसे कपड़े पहने ताकि आपके मच्छर आपको काटे ना। और फिर बाकी ध्यान रखें कि हाथों में, मुंह में मच्छर ना काटे। तो मच्छर नहीं काटेगा तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये बीमारी की ट्रांसमिशन जो है वो मॉस्किटो के द्वारा होती है। तो ये इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी बीमारी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रीटमेंट। बीमारी होगी, अब क्या करें, ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट कैसे होगी? देखिए, इसकी एक और दिक्कत क्या है कि इसकी कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन इसके लिए नहीं बनी है। WNV के लिए यानी वेस्ट नाइल वायरस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है, अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि देखो कोई एक वायरस है, उसके द्वारा कोई भी डिजीज है, उसको हम कुछ ना कुछ दवाई देते हैं। तो वही दवाई जो है वो इसमें भी दे देते हैं कि चलो उस वायरस की बीमारी ठीक हो गई तो ये बीमारी भी उससे ठीक हो जाएगी। अब वो सोली डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर है पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट डॉक्टर होगा तो सही दवाई देगा तो उससे ठीक हो जाएगी। ये होती है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। लेकिन इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन ऑफिशियली अगर कोई ऐसे बात करें कि वेस्ट नाइल वायरस अगर या वेस्ट नाइल फीवर अगर हो जाता है तो ऐसी ट्रीटमेंट या ऐसी वैक्सीन है, तो वैसी कोई ऑफिशियल जो वैक्सीन है या ट्रीटमेंट है इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये है वेस्ट नाइल वायरस। इसके रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।